बॉन्ड सीरीज़ की फिल्में हम में से ज़्यादातर ने ज़रूर देखी होंगी। 1962 में इस सीरीज़ की पहली फिल्म आई थी और अब तक 25 फिल्में आ चुकी हैं। क्रिमिनल्स का सफाया करता बॉन्ड हर किसी को फिल्म में अपना दीवाना बना लेता है। लेकिन क्या आप हकीकत के जेम्स बॉन्ड से मिलना चाहेंगे? एक ऐसा एजेंट जिसने 4 महीने में ही अमेरिका के दुश्मनों का सफाया कर दिया हो। जब वह FBI में रहा तो भी टॉप पर रहा और जब US आर्मी में गया तो भी शिखर पर पहुंचा। दुनिया ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत देखा तो इसी शख्स को चुना गया हिटलर की आत्महत्या की तफ्तीश करने के लिए। ये थे मेल्विन पुर्विस। 24 अक्टूबर 1903 को ही जन्म हुआ था मेल्विन पुर्विस का। आज हम इस पूर्व FBI एजेंट की ज़िंदगी को जानेंगे जिसे एक बॉस की ज़िद ने गिराया तो लेकिन उसे नाकाम न कर सका। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। 1934 में लिटरेरी डाइजेस्ट ने अमेरिका की 10 सबसे मशहूर हस्तियों का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया था। इसमें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नंबर 1 पर थे और नंबर 2 पर जो शख्स था उसका नाम था मेल्विन पुर्विस। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के शिकागो ऑफिस के इंचार्ज पुर्विस 1930 के दशक में कुख्यात क्रिमिनल्स जॉन डिलिंगर, बेबी फेस नील्सन और प्रिटी बॉय फ्लॉयड के खौफ का अंत करने के लिए मशहूर हो चुके थे। पुर्विस पैदा हुए थे 1903 में दक्षिण कैरोलिना के छोटे से शहर टिम्सविले में। परिवार में 6 बहनें और 2 भाई थे। मेल्विन को घोड़ों से बेहद लगाव था। बाद में वह बंदूकें इकट्ठा करने के शौक में लग गए। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना के लॉ स्कूल से उन्होंने 1925 में ग्रेजुएशन की और बार का इम्तिहान भी पास किया। साउथ कैरोलिना के फ्लोरेंस में 20 महीने तक लॉ की प्रैक्टिस के बाद उन्होंने वॉशिंगटन DC में डिप्लोमेटिक सर्विस की नौकरी पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे आखिर तक नाकाम रहे। सच तो यही था कि तकदीर ने उनके हिस्से में कुछ और लिख रखा था। आखिर में हार कर उन्होंने FBI के लिए आवेदन किया और यहाँ वह चुन लिए गए। जब पुर्विस फरवरी 1927 में FBI में शामिल हुए तो जॉन एडगर हूवर के मजबूत नियंत्रण में यह एजेंसी थी। वह FBI के पहले डायरेक्टर थे और 3 साल पहले पद पर बैठे थे। करियर के पहले 3 सालों में पुर्विस ने पूरे अमेरिका में फील्ड ऑफिस में काम किया। नवंबर 1930 में हूवर ने सिंसिनाटी ब्यूरो के प्रभारी के तौर पर पुर्विस को नियुक्त किया। 27 साल की उम्र में वह FBI के सबसे कम उम्र के फील्ड ऑफिस इंचार्ज थे। हूवर को पुर्विस के बारे में अच्छा फीडबैक मिला। इसमें कोई शक नहीं था कि पुर्विस एक उभरता हुआ सितारा थे। यहाँ पुर्विस और हूवर के बीच कोई भी मतभेद नहीं था और सब अच्छा चल रहा था। लेकिन 1932 में हूवर के नियंत्रण वाली FBI को शिकागो में अंडरवर्ल्ड से चुनौती मिली। इस जोखिम भरे दौर से निपटने के लिए हूवर ने अपने पसंदीदा एजेंट और सबसे भरोसेमंद आदमी मेल्विन पुर्विस को चुना। अक्टूबर 1932 में पुर्विस को उनके निजी सचिव डोरिस रोजर्स के साथ शिकागो ट्रांसफ़र कर दिया गया। पुर्विस ने फिर उस ग्रुप को लीड किया जिसने अमेरिका के कुख्यात अपराधी जॉन डिलिंगर के खौफ का अंत किया। उसे अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता था। इसके बाद ओहियो में प्रिटी बॉय फ्लॉयड और फिर इलिनॉइस में बेबी फेस नील्सन। पुर्विस ने FBI के इतिहास में किसी भी दूसरे एजेंट की तुलना में ज़्यादा खूंखार दुश्मनों को पकड़ने में कामयाबी पाई थी और वह भी सिर्फ 4 महीने में। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है। इन ऑपरेशंस के बाद पुर्विस रिपोर्टर्स की पहली पसंद बने और फिर एक सेलिब्रिटी जैसे भी बन गए। पुर्विस की बढ़ती लोकप्रियता हूवर के अंदर ईर्ष्या पैदा करने लगी। अब बॉस हूवर ने पुर्विस को अहम जिम्मेदारियों से हटाकर छोटे मोटे काम सौंपने शुरू किए और बाद में उन्हें एक बेपरवाह एजेंट के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। हूवर ने पुर्विस से कहा कि वह कुछ दिन सबसे दूर रहें और ऑफिस भी ना आए। हालांकि मीडिया के पुर्विस में दिलचस्पी फिर भी कम न हुई। दिसंबर 1934 में हूवर ने पुर्विस को शिकागो ऑफिस से हटा दिया
और मामला ऐसा बना दिया कि डिलिंगर मामले में वह कहीं थे ही नहीं। हूवर ने पूर्विस की हर हरकत के बारे में खुफिया जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मेल्विन कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क और फिर यूरोप की लंबी यात्रा के लिए रवाना हुए। मेल्विन बर्लिन भी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हरमन गोरिंग से हुई। गोरिंग का जन्म 1893 में जर्मनी में हुआ था और वह पहला विश्व युद्ध एक पायलट होकर लड़े थे, लेकिन अब वह नाजी पार्टी के नेता थे और 1933 में हिटलर ने उन्हें गेस्टापो यानी सीक्रेट पॉलिटिकल पुलिस और कंसंट्रेशन कैंप बनाने के लिए चुना था। 1935 में गोरिंग ने जर्मन एयरफोर्स की कमान संभाली, जिसे लुफ्तवाफे कहा जाता था। गोरिंग अमेरिकी गैंगस्टर्स के दीवाने थे। 1935 में जब उन्हें खबर मिली कि पूर्विस बर्लिन में हैं, तो उन्होंने उनके होटल में फ़ोन किया और कहा, हेलो बिग जी मैन। जी मैन एजेंट्स के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। गोरिंग ने पूर्विस से कहा कि अगर वे चाहें तो दोनों शिकार पर जा सकते हैं। बर्लिन के उत्तर पूर्व में हंटिंग स्टेट कैरिन हॉल में गोरिंग का घर था। इसका नाम उनकी पहली स्वीडिश पत्नी कैरिन के नाम पर रखा गया था, जिनकी 131 में मृत्यु हो गई थी। कैरिन हॉल बाद में पूरे यूरोप से गोरिंग के लूटे गए खजाने को रखने का अड्डा बना। गोरिंग जर्मन थर्ड राइख के मास्टर हंट्समैन थे। उनमें भाले से जंगली सुअर के शिकार का आकर्षण था। मेल्विन पूर्विस और हरमन गोरिंग कई दिनों तक साथ रहे। गोरिंग एक निर्दयी शिकारी था और पूर्विस ने साथ रहकर इसका अनुभव भी किया। इसके बाद पूर्विस ने रोसेन विलकॉक्स से शादी की, जो एक मशहूर वकील की बेटी थी। उन्होंने न्यूज़पेपर छापा, रेडियो स्टेशन शुरू किया और वकालत की प्रैक्टिस भी जारी रखी। उनके 3 बेटे हुए, मेल्विन थर्ड, एल्स्टन और क्रिस्टोफर। हूवर इस हद तक पूर्विस से ईर्ष्या रखने वाले शख्स थे कि जब फेडरल जज बनने के लिए उनके नाम का समर्थन साउथ कैरोलिना के कांग्रेसमैन ने किया, तो उनकी दावेदारी मजबूत हो गई थी, लेकिन हूवर की वजह से उन्हें ये पद भी न मिल सका। 1942 में पूर्विस ने एक कैप्टन बनकर यूएस आर्मी में एंट्री ली। 1944 में उन्हें कर्नल और इंटेलिजेंस ऑफिसर बना दिया गया। बाद में उन्हें वॉर क्राइम ऑफिस का डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया और विश्व युद्ध के बाद उन्होंने हिटलर की आत्महत्या की जांच करने के लिए फिर से जर्मनी में वक्त बिताया। हरमन गोरिंग के साथ उनकी दूसरी मुलाकात दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई। अब वह नाजी कैंप्स में बर्बरता करने वाला एक युद्ध अपराधी था। पूर्विस को वॉर क्राइम ऑफिस ने अपने सेल में गोरिंग से पूछताछ करने के लिए कहा था। सबसे पहले गोरिंग ने पूर्विस को पहचाना और कहा, ओह हाँ बिग जी मैन। उसने पूर्विस से पूछा कि क्या कोई रास्ता है जिससे वह फांसी से बच सकता है, क्योंकि वह फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। पूर्विस ने कहा नहीं। पूर्विस ने एक संक्षिप्त पूछताछ पूरी की। इसके बाद 15 अक्टूबर 1946 को फांसी से एक रात पहले गोरिंग ने अपने सेल में साइनाइड कैप्सूल खाकर आत्महत्या कर ली। 1960 में पूर्विस की सेहत खराब हो गई। 29 फरवरी 1960 को जब वह फ्लोरेंस के अपने घर पर थे, तभी उनके साथी FBI एजेंटों द्वारा उन्हें दी गई पिस्तौल से चली गोली उनके सिर में जा लगी और उनकी मृत्यु हो गई। FBI ने उनकी मौत की जांच की और इसे आत्महत्या घोषित कर दिया। तब उनकी उम्र 56 साल थी। 1990 के दशक में पूर्विस के भतीजे ने वॉशिंगटन DC में FBI टूर का प्लान किया। उसने FBI मुख्यालय में जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वह अपने चाचा मेल्विन पूर्विस से जुड़ी सारी जानकारी देखना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि वह पूर्विस के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और उनके बारे में कभी सुना तक नहीं। भतीजा चौंक गया, लेकिन फिर डिलिंजर से जुड़ा एग्जीबिशन देखने का अनुरोध किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस एग्जीबिशन में कहीं पर भी मेल्विन पूर्विस का नाम नहीं था। दोस्तों, मेल्विन पूर्विस की कहानी पूरी हुई। ये एपिसोड यहीं तक। मिलता हूँ अगली बार एक नए शो में एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।